नमस्कार, एनडीटीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल इंडिया में इस वक्त आप मौजूद हैं। शाम के 4 बज गए। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बेहद दर्दनाक और बेहद खौफनाक तस्वीरें हैं। जापान के हनेडा एयरपोर्ट के एक एयरपोर्ट में विमान में जो लगी आग है उसकी आपको कुछ तस्वीरें ज़रा दिखाते हैं। किस तरीके से धू धू करके जापान एयरलाइंस का जो विमान है वो वहाँ पर जल रहा है। कोस्ट गार्ड के एक विमान से टक्कर हुई और उस टक्कर के बाद ये विमान में आग लग गई और बुरी तरीके से कुछ ही मिनटों में ये पूरा विमान जलकर खाक हो गया। गनीमत की बात यह है कि विमान में सवार 369 यात्री और जो क्रू था उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। कुछ खबरें अब ये भी कह रही हैं कि वहां पर जो कोस्ट गार्ड का जो विमान था उसमें टक्कर लगने के बाद कुछ कोस्ट गार्ड के कर्मचारी अभी लापता हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। लेकिन जापान में जिस तरीके से अर्थक्वेक और उसके बाद सुनामी यानी कि भूकंप और सुनामी के बाद एक और बुरी खबर जापान से आती हुई साल के दूसरे दिन ही ये जो हनेडा एयरपोर्ट है यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए, फुल फ्रेम तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से बिल्कुल लपटों में आपको पूरा जहाज दिखाई पड़ रहा है। बेहद डराने वाली ये तस्वीरें, लेकिन कम से कम बस इतनी गनीमत है कि कोई भी व्यक्ति इस पूरे हादसे में कम से कम उस विमान के अंदर जो यात्री सवार थे वो सुरक्षित हैं। ये एक राहत की बात है। लेकिन लगातार एक के बाद एक जापान से इस साल में 2024 की शुरुआत में ही ये बुरी खबरें आती हुई। पहले भूकंप के झटके जिससे सुनामी हुई, ज़बरदस्त भूकंप जापान में आया 7.6 तीव्रता का। बताया जा रहा है करीब 30 लोगों की इसमें मौत हो गई है, काफ़ी नुकसान हुआ है। और उसके बाद अब ये विमान में आग लगने का हादसा। इसके चलते मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। उमा, कल तक हम एक सुनामी की और साथ ही साथ सुनामी के साथ भूकंप की हम बात कर रहे थे। अब ये हादसा, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कोस्ट गार्ड का जो विमान था उसमें टक्कर के बाद 5 कोस्ट गार्ड दल के जो कर्मी हैं वो इस वक्त गायब हैं। क्या अभी और ज़्यादा जानकारी आपको मिल रही है? जी देखिए, अगर हम अपने दर्शकों को सिलसिलेवार ढंग से बताएं कि ये हादसा कैसे हुआ है, तो ये जो विमान है ये चला था होकाइडो के शिनचितोसे हवाई अड्डे से और इसमें 367 यात्री थे और 12 चालक दल के सदस्य थे। स्थानीय समय के हिसाब से तकरीबन 6:20 पर जब ये जो हनेडा एयरपोर्ट है वहाँ पर उतर रहा था तो उतरते वक्त जो है इसकी टक्कर रनवे पे खड़े एक विमान से हुई और रनवे पे जो खड़ा विमान है वो कोस्ट गार्ड का बताया गया है। इस तरह का जो बयान है वो कोस्ट गार्ड की तरफ से भी आया है कि इस बात की जाँच की जा रही है और फायर ब्रिगेड जो विभाग है उसकी तरफ से भी जानकारी आई है। तो जब ये विमान उतरते समय कोस्ट गार्ड के विमान से टकराया, उसके बाद इस विमान के पिछले हिस्से में आग लग गई और विमान रनवे पर आगे चलकर जब तक रुकता तब तक ये आग जो है वो तेज़ी से फैला। विमान के आगे के हिस्से के आपातकाल के द्वारा तमाम जो मुसाफिर थे और जो चालक दल के सदस्य थे उनको सुरक्षित बचा लिया गया। विमान किस तरह से धू धू कर जला है वो सबके सामने है। विमान का कोई भी पुर्जा जो है बचा नहीं रहा। इस तरह के हादसों में होता यही है क्योंकि विमान जब उतर रहा होता है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि छोटे सी किसी चीज़ से भी टकराने के बाद उसमें जो आग लगती है आग पे काबू पाना जो है वो मुमकिन नहीं होता है। तो यही इस विमान के साथ हुआ है, लेकिन तमाम मुसाफिर जो है बचा लिए गए हैं। ये विमान जो है इसकी उड़ान संख्या 516 थी और 6:30 बजे के आसपास इवैक्यूएशन की जो पूरी जानकारी है स्थानीय समय के हिसाब से। हम आपको ये भी बताते चलें कि जो जापान है वो 3.5 घंटा आगे है हमसे। तो जो जब हमारे यहाँ समय दोपहर के 3 बज रहे थे उस समय शाम के 6:30 बज रहे थे जब ये हादसा हुआ और यात्रियों को विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया। ये आपने सही जिक्र किया कि जो भूकंप आया उसके बाद जो सुनामी की जो एक चेतावनी थी, कई पश्चिमी तटों पर सुनामी की लहरें आकर टकराई भी और यही वजह है कि जो कोस्ट गार्ड है जापान का वो भी काफ़ी सक्रिय हालत में था। उसके विमान और तमाम जो उसके जहाज़ हैं वो लोगों को बचाव के काम
में लगे हुए थे और इसी सिलसिले में हो सकता है कि विमान यहाँ पर हो और ये हादसा जो है वो हुआ है। अमूमन अक्सर ऐसा होता नहीं है कि कोई भी विमान जब अप्रोच कर रहा हो रनवे पर तो उसके रास्ते में कोई विमान आ जाए, उससे जाकर वो टकरा जाए, खासतौर पर तब जब वो ग्राउंडेड है। लेकिन ये हादसा इसी तरीके से हुआ है। इस मामले की जांच की जा रही है और जो 6 जो लोग सवार बताए गए थे उस ग्राउंडेड विमान में, जो कोस्ट गार्ड का था, उसमें से एक ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन 5 के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है ये जानकारी थोड़ी देर में निकलकर सामने आ जाए, लेकिन इस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है और इस तरह से विमान में ये आग लगने की जो तस्वीर है, भयावह तस्वीर जो है वो सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। हादसा, एक बड़ा हादसा होने से टल गया, इसमें यात्री कम से कम सुरक्षित निकाले गए, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो बिल्कुल डराने वाली हैं। आपको कम से कम जैसे कहें कि अंग्रेज़ी में जो शब्द है नाइटमेयर, दुस्वप्न जैसा ये पूरा आग लगा हुआ विमान दिखाई पड़ रहा है। साल 2024 और मणिपुर से एक बार फिर चिंताजनक हिंसा की खबरें वापस। मणिपुर में मई में जो पूरी हिंसा शुरू हुई थी उसकी आग अभी तक धधक रही है और उसका जीता जागता सबूत है मणिपुर में जो अभी की घटना हुई है। एक बार फिर से वहां पर हालात जो हैं वो बिगड़ गए हैं। मणिपुर में जो गोरे इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर हमला किया। इस हमले में सुरक्षा बलों के 7 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें पुलिस कमांडो के 4 और बीएसएफ के 3 जवान शामिल हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके इम्फाल लाया गया है। तो ये इस वक्त एक बार फिर से मणिपुर की जो कानून व्यवस्था है, मणिपुर की जो यथास्थिति है, उसकी सही तस्वीर यहाँ पर इस वक्त दिखाती हुई कि मई के बाद से लेकर अब तक किस तरीके से वहाँ पर हिंसा पर काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो अभी पूरी तरीके से कारगर साबित नहीं हो रही हैं और इससे कई अहम और गंभीर सवाल खड़े होते हैं एक बार फिर से बीरेंद्र सिंह सरकार के सामने और साथ ही साथ केंद्र सरकार के ऊपर भी। बिल्कुल डराने वाली तस्वीर है ये, उस समय की हैं जब वहां पर हमले का जवाब दिया जा रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। आप तड़ातड़ गोलियां चलते हुए सुन सकते हैं, कितना ज़बरदस्त हमला था ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 7 जवान इसमें बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि मणिपुर में नए साल के पहले दिन हिंसा जो है वो एक बार फिर से भड़की। मणिपुर में जो लिलोंग जिला है वहां पर स्थानीय लोगों पर फायरिंग हुई। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हथियारबंद बदमाश उनके इलाके में फिरौती मांगने के लिए आए थे और जब वहां पर उस बात पर कुछ कहासुनी हुई, उन्होंने ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बदमाशों की तलाश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। We have been reported and from many sources, the mercenaries from the Myanmar side, KNA-B, have involvement of their involvement. Their involvement is highly, possible. Now we are in touch with the ministry, the central government. Whatever doing and whatever going on in the More and the other part of the state area is with the consent and with the approval of the central government, and the operation is going on jointly with state security force and the central forces. तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। मेरे सहयोगी रत्नदीप चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नदीप, एक बार फिर से ये जो हिंसा भड़की है, 2024 में मणिपुर में हालात बदलते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जो 2023 में मई में हिंसा भड़की थी उसके अभी भी यहां पर अंश दिखाई पड़ रहे हैं। एन बीरेंद्र सिंह सरकार के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान एक बार फिर से लगाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें लग रही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ और संदिग्ध मिस्क्रियन संदिग्ध उग्रवादियों के बीच गन बैटल हुई और उसमें 7 सिक्योरिटी फोर्सेस
बहुत बुरी तरह उनको वो जख्मी हुए हैं। इनमें से 4 मणिपुर पुलिस कमांडोज हैं, 3 सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस से हैं, बीएसएफ से हैं क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पे तैनात थे, और इनके ऊपर रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड या फिर आरपीजी द्वारा हमला किया गया है, ऐसा पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमें खबर लग रही है। और इनकी जो इंजरीज है ये गंभीर है, और इसीलिए इनको एयरलिफ्ट किया गया है मोरे से इम्फॉल के लिए। वहाँ पे रीइंफोर्समेंट भेजी गई है। पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि मोरे में इसके पहले भी आरपीजी यूज़ हुआ था, और इसके पहले पुलिस के सूत्रों के मुताबिक खबर ये लगी थी कि जो घटनाएं घटी थी, एम्बुश हुए थे, उसमें कम से कम 8 पुलिस के जो कमांडोज हैं वो जख्मी हुए थे। और ये घटना तब घटी है जबकि बीती रात मणिपुर के थौबाल ज़िले के लिलोंग में संदिग्ध जो लोग हैं जिनकी पहचान अभी तक पुलिस या फिर सरकार ने पुष्टि नहीं की है, वो पुलिस जो जिस तरह की गाड़ी यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह के गाड़ी जिप्सीज यूज़ करते हैं, वैसे गाड़ी में आए। और जो लोकल्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि वो पुलिस जैसी यूनिफॉर्म में थे, और उन्होंने वहाँ पे फायर खोला, उन्होंने वहाँ पे गोलीबारी हुई, और उसमें 4 लोगों की जान गई है। इसमें 3 लोग जगह पे मौत हुई है, एक की मौत अस्पताल में हुई है, और 8 लोग वहाँ पे गंभीर रूप से घायल हैं। वहाँ पे परिस्थिति अभी सामान्य है, मगर मोरे में परिस्थिति अभी भी टेंस्ड है। और पूरे वैली रीजन जो है मणिपुर की, उसमें अब कल रात से ही कर्फ्यू लगा दिया गया है, और रीएनफोर्समेंट भी भेजा गया है। जरा एक बार मैं आपको मणिपुर, क्योंकि एक बड़ा अहम राज्य है और इस राज्य में पिछले अब मई से लगातार जिस तरह की हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उस पर सवाल भी बहुत हो रहे हैं। जरा एक बार फिर से आपको लिए चलता हूं पीछे और बताता हूं 2023 में मणिपुर में कहां से शुरुआत हुई थी, हुआ क्या था। मणिपुर के हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद वहां पर तनाव और बवाल शुरू हुआ। मैतेई को एसटी का दर्जा देने का जो निर्देश था, उसके मणिपुर हाईकोर्ट ने दिया था, उस फैसले के विरोध में रैली निकाली गई। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन का एक मार्च था। इस मार्च में आदिवासी एकता मार्च निकाला गया। वहां चूड़ाचांदपुर के इलाके में ये रैली निकली। राज्य में कुकी मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। अगले 4 दिन में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, हजारों लोगों के घर जला दिए गए, लाखों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए। राज्य में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। 4 मई को कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने की घटना सामने आई। 18 मई को पुलिस ने इस पर 0 एफआईआर दर्ज की। 21 जून को संबंधित थाने में भेजी गई एफआईआर। 19 जुलाई को यह मामला तब सामने आया जब एक वीडियो वायरल हुआ। इंटरनेट बंद होने की वजह से 2 महीने बाद यह मामला सामने आया और उसके बाद 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हिंसा में अब तक 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले को लेकर लगातार विपक्ष सरकार के ऊपर हमला बोलता रहा। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता मणिपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर आने को लेकर और उस पर चर्चा की मांग को लेकर जो मॉनसून सेशन था वो पूरी तरह धुल भी गया। लेकिन उसके बावजूद अभी भी यहां पर हिंसा जो है एक बार फिर से भड़की है और उससे, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार के ऊपर गंभीर सवाल उठते हैं। रत्नदीप मेरे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नदीप, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनकी सरकार के ऊपर सीधे सीधे एक सवालिया निशान लग जाता है कि हिंसा पर अब तक पूरी तरह से काबू क्यों नहीं पाया गया है, जब केंद्र की भी मदद मिल रही है, वहां पर इतनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसके बाद ऐसा क्या हो रहा है कि सरकार हिंसा रोकने में नाकाम है? देखिए, ये जो परिस्थिति मणिपुर में बनी हुई है, ये ऐसी परिस्थिति है जो कि अमूमन हम नहीं देखते हैं, क्योंकि ये जो परिस्थिति बनी है मई के 3 तारीख से, जब जाति हिंसा पहले हुई, वहां पे 200 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। 60,000 के जैसे लोग बेघर हुए थे। कुछ लोग अब धीरे से घर लौट रहे हैं। और पिछले 1 महीने में हमने देखा था कि हिंसा की घटना घट रही थी। ऐसा लग रहा था कि शांति धीरे धीरे से वापस आएगी मणिपुर में, मगर पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह के वारदात हुए हैं, इससे एक सवाल तो जरूर उठता है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काबू पाएगी राज्य सरकार, क्योंकि केंद्र सुरक्षा बल भी वहां पे तैनात है। और जो
वहां पे शांति लाने के लिए दो बैक चैनल्स नेगोशिएशन जो एमएचए कर रही है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पे सवाल आते हैं, क्योंकि जब सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ बात हुई है, इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली जो बॉर्डर एरिया है मोरे, जो कि एक बॉर्डर टाउन है मणिपुर का, म्यांमार बॉर्डर से सटा हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा झड़पें हो रही हैं पिछले तीन दिनों में। और सिग्निफिकेंटली हमने जो साउंड बाइट प्ले किया है मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का, उन्होंने वहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि उनके पुलिस के पास ये इनपुट है कि म्यांमार से कुछ घुसपैठिया आके जो मर्सिनरीज हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। अगर ये बात है तो वहां पे बॉर्डर की निगरानी के ऊपर भी एक सवाल या निशान उठता है। असम राइफल्स म्यांमार बॉर्डर में तैनात है, और इसके पहले हमने देखा था जब मणिपुर में क्राइसिस चल रही थी, तब भी राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखा था कि असम राइफल्स के रोल के ऊपर क्वेश्चन रेज किए थे। तो ये सब सवाल जरूर हैं। और इसके साथ साथ जो कल रात को जो घटना घटी लिलोंग, जो कि इम्फाल वैली में है, महज आधे घंटे की दूरी पे है राज्य की राजधानी इम्फाल से, वहां पे शाम के 7 बजे के बाद अचानक कुछ गाड़ियों में लोग हथियारबंद आ जाते हैं। एक गांव पे किसी के साथ उनकी अनबनी है, वहां पे गोली चलती है, 4 लोग मर जाते हैं और 8 लोगों को गोली लगती है। कहीं ना कहीं पे ये जो सिक्योरिटी इतना बड़ा बंदोबस्त किया गया है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, स्टेट फोर्सेस को हेल्प कर रहे हैं, दोनों जो समुदाय हैं उनके इलाकों में बफर जोन बनाया गया, इसके बाद भी ये सब घटना सवाल तो जरूर खड़े करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्र सरकार के लाए गए एक नए कानून की। हिट एंड रन कानून को लेकर जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। ट्रक, डंपर और बस ड्राइवरों ने इस कानून के विरोध में एक बेमियादी हड़ताल का आह्वान किया है। ट्रांसपोर्टर्स ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया। उसी के तहत मैनपुरी में भी ड्राइवरों ने हड़ताल की। इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा किया और पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि ये कानून बनाते वक्त ड्राइवरों का ध्यान नहीं रखा गया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने आज बैठक बुलाई है और उसमें उस बैठक के बाद आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने के विरोध में है। उन्होंने आह्वान किया है कि पूरे देश में चक्का जाम और हड़ताल शुरू हो जानी चाहिए। यह हड़ताल कल से कई राज्यों में शुरू हुई, जो आज भी जारी है। अब इसका असर जो है वो सड़कों पर दिखने लगा है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का कहना है कि देश में 95 लाख ट्रक हैं और 30 लाख से ज्यादा का जो परिचालन है वो नहीं हो पा रहा है। इसका असर अब क्या हो रहा है? ट्रकों की जो हड़ताल है उसके कारण, क्योंकि ट्रक इस देश के अंदर कहीं पर भी ट्रक जो है वो ज़रूरी सामान को लाने ले जाने के लिए सबसे बड़ा जरिया होते हैं। अब ट्रकों की हड़ताल के बाद ज़रूरी सामान की जो सप्लाई है उस पर असर पड़ना शुरू हो गया है। जो ट्रक हैं वो कम अगर आएंगे तो उससे सब्जियों के जो दाम है उसमें उछाल आ सकता है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, उसका असर आपको समझाते हुए। इस वक्त हम ओखला सब्जी मंडी में हैं इस बात की पड़ताल करने को लेकर कि जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनका विरोध जिस तरीके से सड़कों पर चल रहा है, क्या सब्जियों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी हो पाई है या नहीं, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि इनकी जो विरोध है, इनके विरोध के चलते कई जगहों पर चीजें प्रभावित हुई है। सर अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम महेश कुमार। महेश जी, क्या कहेंगे कि ये जो विरोध चल रहा है ट्रक ऑपरेटर्स का सड़कों पे, उसमें आवक पे कोई असर है? देखो जी, कल तक तो सब ठीक था, मटर भी बहुत सस्ती थी, 25-20 रुपए किलो थी। आज एकदम 40-50 रुपए किलो हो गई, डबल रेट पे होने वाली है। मतलब समझ लो फर्क तो पड़ा, हर चीज महंगी हो गई है। और आज 80% सब्जी आई है, 20% नहीं आई है। और मुझे आशा ये लगता है कल तो जब 50% भी ना आए। या और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से सोचते हैं। यहाँ पर प्याज को लेकर भी बात कही गई थी और यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा से बात करते हैं यहाँ पर कि असर किस तरीके से पड़ा है। बाबा, प्याज की कीमतें बढ़ी हैं क्या? हाँ, थोड़ी सी बढ़ी है। कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? 5-4 रुपए किलो बढ़ रहा है। बढ़ गया आवक की वजह से। अब गाड़ी माल ला रहे हैं ना हड़ताल की, उससे
गाड़ी वालों ने हड़ताल कर रखी है, उसकी वजह से आ रही। दो तीन लोगों से बात करने पे पता चलता है। आप क्या कहेंगे कि चीजें में आवक में दिक्कत हुई है? बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत महंगा हो गया माल। क्या क्या किन किन चीजों पे पड़ा होगा, आप वहां पर बैठ के अगर बता पाए हम उधर से सारी सारी सब्जियों पे ही महंगाई है। आपके यहाँ जो जो सब्जियां हैं उसमें अगर बता पाए 2 दिन पहले या 1 दिन पहले क्या कीमत थी, अभी क्या है? कम से कम मतलब 20 रुपए किलो पे बढ़ा हुआ है महंगी सब्जियों पे। उसमें मटर वगैरह सब है। मटर पे, हाँ, मटर पे भी बढ़ा हुआ है 10 रुपए किलो पे। हाँ। और यहाँ पर आपके पास जो चीजें देख पा रहे हैं, बंधा गोभी है, ब्रोकली है, उनकी कीमत क्या थी और अभी क्या हो गई होगी? पहले 30 रुपए किलो ही, अब 60 रुपए किलो। माल कम आने की वजह से। कम आने की वजह से है माल। तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन की ये स्थिति इस तरीके से हुई है, जब एक दिन इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ है। अगर ये विरोध लंबा खिंचा, जो हिट एंड रन को लेकर जो नया कानून है उसके प्रावधानों को लेकर जो आपत्ति और विरोध है ट्रक ऑपरेटर्स का, उसको लेकर सीधे तौर पर मंडी में जो फिलहाल असर देख रहे हैं वो एक दिन के बाद है। और ये अगर लंबा खिंचा तो आने वाले वक्त में हरी हरी सब्जियां कीमत में और लाल हो जाएंगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ फैसला लिया है? देखिए, जो ये 20 तारीख को अपना ये विंटर सेशन में अमित शाह जी ने जो ये कानून पास किया है, इससे हमारे ड्राइवर लोग बहुत नाराज हैं और हम भी इनका विरोध करते हैं कि आज ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और मैक्सिमम फाइन होने का ये कोई तरीका नहीं है। आज गाड़ी का स्वाभाविक है, 1 करोड़ गाड़ियां हैं, कोई ना कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। अगर हमारा ड्राइवर वहाँ रुकता है तो उस ड्राइवर को पब्लिक मार के और ख़त्म कर देती है, या मार मार के पीट पीट के उसको लहूलुहान कर देती है, तो उसको मजबूरी में भागना पड़ता है। जो लॉ अमित शाह जी ने पास किया है कि 10 साल की सज़ा, और ये बहुत ज़्यादा है। कल को उनके बच्चे भी होते हैं, उनके बच्चों का लालन पालन कौन करेगा अगर उनको सज़ा हो गई तो हमारी यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये काला कानून वापस लेवे, और ताकि सुचारू ढंग से काम चल सके। नहीं तो पूरा देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। ये ड्राइवर लोग, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ड्राइवर स्ट्राइक पर गए हैं, नहीं तो हमेशा ट्रांसपोर्टर जाते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई भी ड्राइवर सुनने को तैयार नहीं है। हर आदमी बोलता है कि हमारे बाल बच्चे हैं, हम आज कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए तो 10 साल की सज़ा हमारे लिए बहुत भारी है। हमारे ये कानून कैसे भी ख़त्म होना चाहिए, और गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दे। क्या आप हड़ताल पे जाएंगे आप लोग? सर, आप लोग तरफ से? देखिए, अभी हमारी आज शाम को 7 बजे अमित शाह ऑफिस के सेक्रेटरी से बातचीत होनी है। वो बातचीत होने के बाद हम जो भी डिसीजन होगा वो लेंगे। अभी तक हम स्ट्राइक पे नहीं है। और कोई टोकन स्ट्राइक की बात, कोई ऐसा सोच रहे हैं कि इसको वापस लेने के लिए आप लोग कोशिश करें? देखिए, जो भी डिसीजन होगा आज शाम को सेक्रेटरी की मीटिंग के बाद लिया जाएगा। उससे पहले अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। फिलहाल आप ड्राइवरों के साथ हैं जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से? ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों के साथ रहना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी गाड़ियां कौन चलाएगा। अगर हम उनके साथ नहीं रहेंगे तो आगे भी हमको गाड़ियां चलानी है, अपना धंधा करना है। हम हमेशा गवर्नमेंट के भी साथ हैं और ड्राइवरों के भी साथ हैं। हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि शांति बनाए रखने के लिए इस कानून को या तो अभ्यांश में रख दो या इसको ख़त्म कर दो। जी, फिलहाल कोई हड़ताल जैसी बात नहीं। फिलहाल शांति है, कोई हड़ताल जैसी बात नहीं है। जो ड्राइवर रुके हुए हैं वो रुके हुए हैं, और जो नहीं रुकना चाहते वो चल रहे हैं। जी, तो अभी फिर भी 60-70% गाड़ियां जो है वो रुकी हुई हैं, और आगे अगर 2-4 दिन में फैसला नहीं हुआ तो ये 100% काम बंद हो जाएगा। पूरी देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। इसकी जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपसे बात करें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। वो तमिलनाडु में सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद लक्षद्वीप और फिर केरला जाएंगे। आज उनका दौरा तमिलनाडु से शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने त्रिची में एक विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के साथ मंच साझा किया। इसके बाद वो तिरुचिरापल्ली में एयरपोर्ट पर बने टर्मिनल की इमारत का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अलग अलग कई सेक्टरों में करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एआईएडीएमके से अलग होने के बाद प्रधानमंत्री का तमिलनाडु का ये पहला दौरा है। சென்னை வள்ளூரில் அமைந்துள்ள கிராஸ் ரூட் டெர்மினலுக்கான IOCLன் पेट्रोलियम आपने देखा है कि दिल्ली में संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। एक गुड गवर्नेंस के उस मॉडल से प्रेरणा लेने का प्रयास है जो तमिल परंपरा ने पूरे देश को दिया है। आजादी का अमृत काल यानी आने वाले 25 साल भारत को डेवलप नेशन बनाने के हैं। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू शामिल है। इसलिए मैं इसमें तमिलनाडु की विशेष भूमिका देखता हूं। तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक परिविरासत का प्रतिबिंब है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। 22 जनवरी की शाम को हर देव मंदिर में जो दीपोत्सव होना है उसके लिए भी तैयारियों का जायजा लिया गया। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए एक मौका है, ऐसा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। श्रद्धालुओं को अलौकिक अनुभूति के लिए व्यवस्था की जाए। 22 जनवरी को अवधपुरी में भव्य साज सज्जा की जाएगी। अतिथियों के स्वागत सत्कार की व्यवस्था होगी। मंदिर ट्रस्ट और केंद्रीय एजेंसियों में तालमेल बैठाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जन सहयोग से स्वच्छता का खास ध्यान रखा जाए। जगह जगह कूड़ेदान रखे जाएं। साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट हो। भोजनालय भंडारा जो कार्यक्रम हैं उनकी शुरुआत की जाए। वहीं पर निषादराज के मंदिर पर रैन बसेरे का आयोजन किया जाए। भवनों के नाम रामायण कालीन चरित्रों के नाम पर रखे जाएं। अयोध्या की विभिन्न भाषाओं में साइनेज को लगाया जाए। भारतीय भाषाओं और यूएन की 9 भाषाओं में यहां पर साइन बोर्ड लगाए जाएं। अयोध्या आने वाले रास्तों पर अतिक्रमण को पूरी तरीके से हटाया जाए। पर्याप्त संख्या में क्रेन, एम्बुलेंस और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जाए। अयोध्या को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने के लिए काम शुरू हो चुका है। सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता से समझौता ना किया जाए। सेफ सिटी परियोजना में बिना देरी के अयोध्या में लागू की जाए। अयोध्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। सार्वजनिक प्रसाधन स्थलों की नियमित सफाई की जाए। ऐसे कई जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले ये एक बड़ा कार्यक्रम है और कैसे भी इसको देखा जाए इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने हैं 2024 से पहले। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम में और कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम को आगे 24 तक खींचने की तैयारी कर रही है?
बिल्कुल अंकित, वाजिब सवाल है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी मुख्यालय पर अयोध्या में जो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे, कई अन्य वरिष्ठ नेता भी इसमें मौजूद थे। पार्टी ने यह फैसला किया है कि 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों, उस दिन पूरे देश में बूथ स्तर तक बीजेपी कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करें कि आम लोग इसके सीधे प्रसारण को देखें। हर जगह इसके लिए व्यापक तौर पर व्यवस्था कराई जानी चाहिए। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि इसके बाद आपको हर बूथ स्तर पर ये कोशिश करनी है कि वहाँ से लोग और कार्यकर्ता अयोध्या जाएं और सिलसिलेवार ढंग से तरीके से वहाँ पर दर्शन करें, किसी को भी कोई असुविधा ना हो। इसके लिए देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। ये 25 जनवरी से 25 मार्च तक, यानी तब तक लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो चुकी होगी। ये 2 महीने तक पूरे देश में कार्यक्रम चलेगा। कोशिश होगी कि हर दिन 50,000 लोगों को अयोध्या लाया जाए। इसके लिए 430 अलग अलग शहरों से हर दिन 30 से भी ज़्यादा ट्रेनें जो है वो चलाई जाएंगी और कोशिश ये होगी कि लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे, जिसमें कि बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी होंगे और साथ ही बूथ स्तर के जो लोग हैं उन्हें भी बीजेपी अपनी ओर से राम मंदिर के दर्शन करवाएगी, रामलला के दर्शन करवाएगी। हालांकि इसके लिए जो भुगतान है वो लोगों को, कार्यकर्ताओं को खुद ही करना होगा। कुछ निर्देश भी दिए गए, उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि जो भी लोग अयोध्या पहुँचे इन ट्रेनों से, इन रेलगाड़ियों से, वो बीजेपी का झंडा लेकर वहाँ ना पहुँचे। यानी ये किसी भी दृष्टि से संदेश न जाए कि बीजेपी के स्तर पर यह राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है, बल्कि आम लोगों की जो भावनाएं भगवान राम को लेकर है उसको परिलक्षित करते हुए ये कार्यक्रम चलाया जाए। ये निर्देश पार्टी अध्यक्ष की ओर से दिया गया है। पूरे देश में सभी कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ा जाएगा, हर बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा और हर दिन 50,000 लोगों की व्यवस्था वहाँ पर कहा गया कि की गई है। रहने की, खाने की, ठहरने की सारी व्यवस्था होगी और उनके दर्शन भी कराए जाएंगे। तो इस तरह का एक व्यापक कार्यक्रम बीजेपी ने 2 महीने के लिए तैयार किया है। तो जहाँ एक तरफ राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे होंगे, वहीं बीजेपी की एक तरह से ये राम यात्रा होगी जो पूरे देश में कम से कम 50,000 लोगों को हर दिन अयोध्या पहुँचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का 2024 के चुनावों से पहले अगर इसको देखेंगे तो इसका एक राजनीतिक तौर पर भी बड़ा संदेश होगा। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं।